गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज के इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। और मार्जिनल कॉस्टिंग अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिहाज से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें बीकॉम के पेपर में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और इसके अलावा भी कंपटीशन में जहाँ पर सब्जेक्ट का पेपर होता है वहाँ निश्चित रूप से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे सोल्व करते हैं और क्या क्या फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई किए जाते हैं, उन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। देखो, ये बहुत ही छोटा कॉस्ट का एक स्टेटमेंट है जिसमें आप देखो सबसे पहले सेल्स लिखते हैं। सेल्स को एस से डिफाइन करते हैं और सबसे मेनली इसमें दो कॉलम बनाते हैं। देखो आप ऊपर देखो, पर यूनिट और दूसरा है अमाउंट वाला। पर यूनिट वाला कॉलम है और अमाउंट वाला कॉलम है। पर यूनिट में जैसे सेल्स दे रहे हैं पर यूनिट, क्योंकि दोनों में निकालना पड़ता है। कभी मान लो ज़रूरत पड़ सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमें दोनों में निकालना, अगर आपको सूचना दे रखी है तो दोनों बनानी चाहिए। जैसे सेल्स लिखते हैं, सबसे पहले सेल्स को एस बोला जाता है। पर यूनिट जो दे रखी है सेल्स वो लिख देते हैं और उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देते हैं। उसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को वी बोला जाता है और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट होती है। ठीक है, तो पर यूनिट लिख देते हैं और उसको जितनी यूनिट सेल्स की है उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देते हैं। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाएंगे तो आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को सी बोला जाता है, यानी कि अंशदान। ठीक है, तो पर यूनिट में से भी, पर यूनिट सेल्स में से पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो सी आ जाएगा। इधर अमाउंट, सेल्स के अमाउंट में से भी वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद लेस करते हैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को एफ बोला जाता है शॉर्ट में। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है, इसीलिए इसको पर यूनिट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो है ये हमेशा फिक्स होते हैं, चाहे उत्पादन ज़्यादा हो, कम हो या उत्पादन हो ही नहीं, ये हमेशा फिक्स रहती है। इसका अमाउंट फिक्स रहता है। तो इसीलिए इसमें केवल अमाउंट में ही लिखा है, क्योंकि पर यूनिट इसको निकालना संभव नहीं है, क्योंकि यूनिट बढ़े या घटे, प्रोडक्शन बढ़े या घटे, ये जो है हमेशा स्थिर रहती हैं। इसलिए केवल फिक्स कॉस्ट को अमाउंट में से माइनस किया है, तो फाइनली जो हमारे पास आएगा वो आएगा प्रॉफिट, जिसको कि पी बोला जाता है। ठीक है, यह है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अब देखो इस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कुछ मेन फार्मूलाज है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद भी अगर क्वेश्चन में छोटे छोटे फार्मूला अगर हमें बनाने पड़े तो उसी टाइम जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम हम उनको देखेंगे। सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन जैसे कि पहले ऊपर ही फॉर्मेट में दे रखा है सी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, नीचे फॉर्मूला भी बताया गया है कि किस प्रकार से हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सी बराबर एस माइनस वी। एस का मतलब सेल्स और वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं एफ प्लस पी। एफ का मतलब फिक्स कॉस्ट और पी का मतलब प्रॉफिट। यदि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को भी जोड़ देते हैं तब भी कंट्रीब्यूशन आता है। चीज़ वही है ऊपर जो फॉर्मेट में आपको दे रखी है, बस समझने वाली बात है। या फिर तीसरा तरीका ये होता है कंट्रीब्यूशन निकालने का, सेल्स इंटू पीवी रेशियो। सेल्स इंटू पीवी रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन में पीवी रेशियो दे रखा है, सेल्स दे रखा है और कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा। तो ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा, अगर आपको निकालना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना पड़ता है, जिसको कि पीवी रेशियो बोला जाता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सी अपॉन एस इंटू 100, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू
100। अब ये सारी चीज़ें एक ही है। देखो मैंने फॉर्मूले तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन इसका सबका मतलब एक ही है, निकालने का तरीका है। जैसे दूसरा है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब भी सी होता है। तीसरा फॉर्मूला है एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो वही एक ही बात है। यहाँ से थोड़ा सा देखो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इन परसेंटेज, पीवी रेशियो निकालना है और आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, वो भी परसेंटेज में दे रखी है। तो फिर आपको पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, 1 माइनस और परसेंटेज माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट की, क्योंकि वो बचेगा, वो पीवी रेशियो बच जाएगा जो परसेंट। जैसे मान लो कि 40% आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है सेल्स की, तो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सीधी सी बात है। 100% टोटल होता है, परसेंटेज दे रखी है आपको वेरिएबल कॉस्ट की, तो फिर 100 में से वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज निकाल दो, तो जो बचेगी वो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी कि पीवी रेशियो आ जाएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है चेंज, पीवी रेशियो निकालना है। और यदि आपको प्रॉफिट और सेल्स जो है वो 2 पीरियड की दे रखी हो, 2 अलग अलग, आपको पूरा ईयर नहीं दे रखा, 2 अलग अलग पीरियड की अगर आपको सेल्स और प्रॉफिट दे रखी हो, तो फिर फॉर्मूला बनता है चेंजिंग प्रॉफिट अपॉन चेंजिंग सेल्स इनटू 100, कि प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ वह अपॉन सेल्स में कितना चेंज हुआ इनटू 100 कर देंगे, तो वो भी पीवी रेशियो का। यदि 2 अलग अलग पीरियड के आपको प्रॉफिट और सेल्स दे रखे हैं। आगे चलो, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि बीईपी बोला जाता है। अगर आपको बीईपी निकालना है तो पहले ये समझ लो कि बीईपी होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी संस्था या कंपनी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर जिस उत्पादन पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, यानी कि कंपनी स्थिर रहती है, उसको ना तो प्रॉफिट होगा या ना ही लॉस, यानी कि टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट जहाँ पर होती है। टोटल कॉस्ट का मतलब जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को शामिल करते हैं, वो होती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जहाँ पर बराबर होती है, यानी कि जहाँ पर ना तो कंपनी को लाभ हो और ना ही कंपनी को हानि हो, वह कहलाती है बीईपी पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको बीईपी निकालनी है और वो भी रुपीज़ में निकालनी है, बीईपी इन रुपीज़, तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। और अगर आपसे यूनिट में पूछा जाए कि बीईपी इन यूनिट्स बताइए कि कितनी यूनिट्स है, तो फिर उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट। सी का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? आगे चलो, फिक्स कॉस्ट अगर आपको निकालनी हो, क्वेश्चन में अगर आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी है और फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट कर देते हैं तो फिक्स कॉस्ट आ जाती है। और वैसे ही अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा और प्रॉफिट निकालना है, तो होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट घटा देते हैं, जैसे वहाँ पर फिक्स कॉस्ट निकालनी थी, प्रॉफिट दे रखा है, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट कर देते थे। यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। क्लियर? आगे चलो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी क्या होती है पहले ये समझ लो। मार्जिनल ऑफ सेफ्टी जो है, बीईपी के ऊपर की जो भी सेल्स होती हैं वो कहलाती है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी कहलाते हैं, क्योंकि बीईपी तो वह बिंदु है जहाँ पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है। तो उसके बाद की जितनी भी यूनिट है, सेल्स यूनिट है, वो हमेशा आपको प्रॉफिट देगी। उसके बाद की जो बिक्री है उस पर आपको प्रॉफिट होगा, और बीईपी से अगर कम बिक्री है तो उसमें हमेशा लॉस होगा। तो बीईपी पॉइंट से जितनी ज़्यादा बिक्री होगी उतनी ही आपकी मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अच्छी रहेगी, कंपनी की वैधता अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी जो होती है वो बीईपी के ऊपर से जो भी प्रॉफिट होता है उसी का एक पार्ट है, सेफ्टी वाला पार्ट है। क्योंकि मार्जिनल ऑफ सेफ्टी बीईपी के जितना क्लोज होगी उतनी ही कंपनी की रिस्क ज़्यादा होगी। कि मान लो किसी विशेष साल में मान लो कंपनी की सेल्स एकदम से कम हो गई तो फिर लॉस होने की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा बिक्री होगी बीईपी से रिस्क उतना ही कम रहेगा कंपनी को।
तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अगर आपको रुपीज़ में निकालनी है तो फॉर्मूला होता है सेल्स इन रुपीज़ माइनस बीईपी इन रुपीज़। और अगर मार्जिनल ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में निकालनी है तो दूसरा फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं हम, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, दोनों रुपीज़ में है। और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी अगर परसेंटेज में निकालनी है तो फॉर्मूला होता है सेल्स इन रुपीज़ माइनस बीईपी इन रुपीज़ अपॉन सेल्स इन रुपीज़ इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल ऑफ सेफ्टी निकालने का। और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी का मतलब मैंने बता ही दिया, बीईपी से ऊपर की जो भी प्रॉफिट जो होता है वो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी होती है। और बीईपी से जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी, हमेशा कंपनी की रिस्क उतनी ही कम होगी। और मार्जिनल ऑफ सेफ्टी जितनी कम होगी, कंपनी की रिस्क उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद आते हैं एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है तो उस एक्स्ट्रा खर्चे की पूर्ति के लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा सेल्स करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि कंपनी अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए 10,000 या 15,000 रुपये ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है तो उसको कवर करने के लिए कंपनी को कितनी अतिरिक्त बिक्री करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रपोज एक्सपेंडिचर अपॉन पीवी रेशियो, कि जो नेक्स्ट खर्चा कर रही है कंपनी, एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, वो खर्चा अपॉन पीवी रेशियो। तो वो आ जाएगी आपकी एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड, कि आपको उसको पूर्ति करने के लिए, उस खर्चे की पूर्ति करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स आपको बेचनी पड़ेगी या कितनी एक्स्ट्रा सेल्स आपको करनी पड़ेगी। आगे चले, सेल्स रिक्वायर्ड व्हेन डिजायर्ड प्रॉफिट इज गिवन इन परसेंटेज। ये पूछना चाह रहा है कि कितनी सेल्स आपको करनी पड़ेगी यदि आपको डिजायर्ड प्रॉफिट पहले से ही दे रखा हो और वो भी परसेंटेज में। यानी सीधा सीधा आपको केवल परसेंटेज में प्रॉफिट दे दिया कि सेल्स पर 20%, 10% प्रॉफिट कमाना है तो कंपनी को कितनी सेल्स करनी चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सेल्स बराबर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस परसेंटेज। ठीक है, जो परसेंटेज दे रखी हो एक्स मानकर वो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज़ मैं समझाऊंगा। आगे चलो, सेल्स रिक्वायर्ड व्हेन डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन इन रुपीज़। यदि आपको जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अगर पैसे में दे रखा है, रुपीज़ में दे रखा है और आपसे सेल्स पूछी गई है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में पूछ लिया कि 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर फॉर्मूला होता है सेल्स रिक्वायर्ड इन रुपीज़ इजकल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और यदि आपको यूनिट्स में निकालनी है, सेल्स रिक्वायर्ड इन यूनिट्स निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन सी पर यूनिट, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेना पड़ेगा। और इसके साथ ही इफ़ टैक्स रेट इज़ गिविंग, यदि आपको टैक्स रेट भी दे रखी है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा गया है कि कर घटाने के बाद कंपनी को 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, कितनी बिक्री करनी पड़ेगी यदि टैक्स की रेट 50% हो या 40% हो, यानी कि आपको कर घटाने के बाद का प्रॉफिट निकालना है और टैक्स की रेट दे रखी है। तो ऐसे में सेल्स रिक्वायर्ड यानी सेल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ये ऊपर का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट बिल्कुल अपॉन के बिल्कुल सामने है प्लस वाला। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन पीवी रेशियो। और अगर आपको यूनिट्स में निकालनी है सेल्स रिक्वायर्ड तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, और उसमें भी अपॉन कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर, बहुत इजी है, जब मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। और इन सभी को, जैसे मेरे 10 फॉर्मूले हैं, इनको सभी को मैं एक एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। अभी ये मैं थ्योरी आपको फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन बीईपी इन यूनिट गिविंग। यदि आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा गया है और क्या दे रखा है, बीईपी दे रखी है, वह भी यूनिट्स में, तो फॉर्मूला होता है न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट का। भाई नहीं पूछी गई, पुरानी मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखी हो, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी इन यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
ये आपका फॉर्मूला होगा। तो ये सारे मेन जो मैं लिख सकता था, जो मैंने कोशिश की, जितने मैं एक ही टॉपिक के जितने फॉर्मूले बन सकते थे मैंने अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश की। और इसके बाद भी मान लो क्वेश्चन में अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी जाती है तो उस समय कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ये मैं उसी टाइम जब क्वेश्चन करवाऊँगा तो समझा दूँगा। मैंने कोशिश यही की है कि जितने इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो सारे लेने की कोशिश की है, और किस किस तरीके से फॉर्मूले बना सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के, वो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो इसको ध्यान से समझना और आगे वाले वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो से इसी टॉपिक के। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बताया। बीकॉम की दृष्टि से इसमें है सही, इसमें क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 5वीं यूनिट का पार्ट है। 5 यूनिट में मेनली 2 ही टॉपिक हैं, एक कॉस्ट अकाउंट मार्जिनल कोस्टिंग, और दूसरा जो है वह स्टैंडर्ड कोस्टिंग है। तो मार्जिनल कोस्टिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि एक ही यूनिट में 10 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2 ही टॉपिक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो आना कन्फर्म है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना, ठीक है।